हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के क्लास में, जहां पर हम लोग देखेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 27th ऑफ मार्च 2022। नाउ सिर्फ आज अनडाउटेडली संडे है, बट संडे में के भी बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स रहते हैं, बट साथ ही साथ क्या होता है ना, दैट बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि हमारे छूट जाते हैं, क्योंकि जैसे पीआईबी से वो कुछ कुछ आर्टिकल्स होते हैं छुपे हुए, दिखते नहीं है, राइट। कुछ कुछ आपका हिंदुस्तान टाइम्स है ना, डाउन टू अर्थ मैगजीन से भी, तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट है और वो सारे आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब मैं डिस्कस करूंगा मैं सोर्स भी बतला दूंगा दैट वो कौन से कहाँ से आर्टिकल हम लोगों ने लिए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली उसके वैल्यू भी पता चल जाएंगे। एनीवेज चलिए शुरुआत करते हैं, बट शुरुआत करने से पहले लेट मी टेल यू दैट मैं डाउनलोडिंग लिंक जो है पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में दे दूंगा। और रिगार्डिंग द एडमिशंस इन बोधरा अकेडमी, इफ यू एट ऑल वांट देन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ऑन टू दीज नंबर्स बिकॉज एडमिशंस आर ऑलरेडी गोइंग ऑन, राइट। चलिए सबसे पहला है आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के रिलेटेड। आसाम ट्रिब्यून में ही ये फ्रंट पेज में बेसिकली आपको यह मिल जाएगा। एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख लीजिएगा, GS2 इश्यूज रिलेटिंग टू हेल्थ में आप इस आर्टिकल को जोड़ सकते हैं। नाउ क्या हुआ, बेसिकली पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है ना, तो उन्होंने बताया दैट नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो सबसे मेन रीजन्स है ना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के नॉन यूटिल आई मीन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का जो फंड दिया गया है सरकार के द्वारा, उसको बिल्कुल नॉन यूटिलाइज किया, अभी तक यूटिलाइज प्रॉपरली नहीं किया गया है। इसीलिए अभी काम जो है उतना जोरों शोरों में नहीं चल रहा है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। इनफैक्ट अगर आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के बारे में क्योंकि बात की गई है तो उसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों ये लार्जेस्ट पैन इंडिया मतलब पूरा इंडिया भर में A to Z, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, राइट, पूरा पैन इंडिया स्कीम है जिसके तहत हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है अक्रॉस द कंट्री को स्ट्रेंथन किया जाएगा। ना आप बोलिएगा सर अभी भी तो दिल्ली में चले जाइए, मुंबई में चले जाइए, मस्त मस्त हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, गुवाहाटी में चले जाइए। अब देखो यार, मेट्रो सिटीज़ की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली देखिए, नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू हमारा एम क्या है, लार्जर एम यही है दैट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना ज़्यादा हम लोग बना दे, इतना ज़्यादा अफोर्डेबल कर दे हेल्थ को, जिससे यूनिवर्सल हेल्थ केयर का ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा हो सके, राइट। इसीलिए इसके तहत एम यही है दैट क्रिटिकल केयर सर्विसेज जो है ना, वैसे रीजन्स में जैसे टायर 2 सिटीज़, टायर 3 सिटीज़ जहाँ पर 5 लाख से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उनको सबसे पहले फेज में इनको कवर किया जाएगा, राइट। तो पहले जब अब इनको भी कवर करते करते 10-20 साल तो यहीं पे चले जाएंगे, है ना। उसके बाद जब वहाँ पे कवर हो जाएगा, उसके बाद आपका फर्दर लोअर टायर सिटीज़ में हम लोग फोकस करेंगे, राइट। तो सवाल यह होता है, ठीक है सर आप तो बोल रहे हो दैट 5 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट्स को ज़्यादा भी फोकस किया जाएगा। जी हाँ, एब्सोल्युटली, बट बाकी डिस्ट्रिक्ट का क्या होगा, लोअर टायर्स वाले, देखो उनको जो है ना रेफरल सर्विसेज से इंक्लूड किया जाएगा। मतलब वहाँ पर भी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड रहेंगी, बट अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया जिससे क्रिटिकल केयर सर्विसेज की ज़रूरत है, तो इनको जो है रिफ़र कर दिया जाएगा इन रीजन्स में। समझ रहे हो, वही हुआ रेफरल सर्विस, राइट। और इसके तहत एक IT इनेबल्ड डिजीज सर्विलांस सिस्टम को भी सेटअप किया जा रहा है, जिसके तहत डिफरेंट ब्लॉक्स, डिस्ट्रिक्ट्स, रीजनल और नेशनल लेवल्स में जो है सर्विलांस लेबोरेटरीज भी सेटअप की जा रही है। नाउ सवाल यह होता है दैट सर्विलांस लेबोरेटरी क्या सरकार के द्वारा की जाएगी। देखो ये क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है सरकार बोली हुई प्राइवेट प्लेयर्स भी अगर चाहे तो वो भी आ सकते हैं। इनफैक्ट आप अपने शहरों में, आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स में भी देख रहे होंगे दैट वेरियस अलग अलग रीजन से प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं वहाँ पर, राइट, है ना। अब उनका काम क्या है दैट वो लोग अपना बिजनेस कैरी आउट कर रहे हैं, है ना। और इंसान को तो ज़रूरत तो है ना जी, जैसे आपको अगर सोचो अपना फुल बॉडी चेकअप करवाना है, ठीक है, अभी आपको जाना पड़ रहा था 100 किलोमीटर दूर, है ना, तो वहाँ पे जाओ, वहाँ पर रहो, खर्चा एक्स्ट्रा आपका 2,000 रुपया खर्चा हो जा रहा था, ठीक है। और हेल्थ केयर चेकअप करवाने में फर्दर 2,000, 4,000 रुपये आपका फालतू के खर्च हो रहे थे। बट अभी घर में अगर बैठ के ही आप सिर्फ एक मोबाइल का एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, उससे आप ऑर्डर दे दो दैट आ जाओ भाई मेरे घर में, आप मेरा फुल बॉडी चेकअप कर लो, तो वो क्या करेगा, घर में आपका आएगा, कितना लेगा पैसे, मैक्सिमम शायद 1,000 रुपये लेगा। जहाँ पर आपका 4,000 के साथ समय बर्बाद हो रहा था, यहाँ पर समय भी बर्बाद नहीं हो रहा है, 1,000 में काम चल जा रहा है ना, और एक एफिशिएंट मैनर में चीज़ें हो रही है, आपके टाइम भी नहीं बर्बाद हो रही। तो वो सब चीज़ें जो है इस्टेब्लिश की जा रही है। और ये क्या करेगा, एज अ काइंड ऑफ सर्विलांस सिस्टम ही तो है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है ना दैट कोई भी अगर सोचो मेजर अगर डिजीज मिल गया, जैसे अगर आपको कोरोना डिटेक्ट हो गया, है ना, तो अल्टीमेटली वो जल्दी से सरकार को इत्तला करेगा ना, सरकार फिर एक्शंस लेगी, तो सारे डेटा अल्टीमेटली सरकार के पास भी तो रहेंगे ना हेल्थ केयर रिलेटेड।
समझ रहे हो बात? तो इसीलिए सेटअप की गई है। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021। नीति आयोग ने, ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग ने कोलाबोरेट किया है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ और फर्दर रिलीज किया है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का सेकेंड एडिशन। नाउ पीआईबी से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है, मैंने बताया ना, देखिए अलग अलग सोर्सेज से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एनीवेज, अगर इस एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा, GS3 में जो है ना, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इफेक्ट एंड देयर इफेक्ट इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उससे आप इसको बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस के बारे में बात करती है। ये क्या है ये इंडेक्स? ये कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है दोस्तों, जिससे इंडिया की एक्सपोर्ट अचीवमेंट को मापदंड करने का एक पैरामीटर है, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। इसका एम क्या है? ये एम करती है दैट क्या फंडामेंटल एरियाज को आइडेंटिफाई किया जा सके और उन फंडामेंटल एरियाज में कैसे एक्सपोर्ट प्रमोशंस को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दे सके, ठीक है। कोस्टल एरियाज को कहा गया है दैट सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग जो है इन इंडेक्स में वो कोस्टल एरियाज ही है। क्योंकि आप देखो, नॉर्मल सा बात है यार, कोस्टल रीजन्स में डेवलपमेंट रिस्पेक्टिवली ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द इनलैंड स्टेट्स लाइक झारखंड, लाइक बिहार, राइट, लाइक छत्तीसगढ़, ठीक है। तो वो तो इनलैंड है, बट कोस्टल रीजन्स अगर देख लीजिएगा, आप तमिलनाडु उठा लीजिए, आप आंध्र प्रदेश उठा लीजिए, उड़ीसा है ना, वेस्ट बंगाल, तो कोई भी, महाराष्ट्र कोई भी उठा लीजिए, वो उनका जो परफॉर्मेंस है वो रिस्पेक्टिवली बेटर है ना। और ये इंडेक्स भी जो है ना, वो भी रैंक करता है स्टेट को ऑन 4 की पैरामीटर्स। वो 4 की पैरामीटर्स क्या है? एक है पॉलिसी, एक है बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। और इसका फाइंडिंग क्या है दोस्तों? फाइंडिंग है दैट गुजरात ने जो है ना वो टॉप किया है इस नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में। दूसरा जो रैंक लाया गया है वो महाराष्ट्र के द्वारा, और तीसरा रैंक लाया गया है कर्नाटक के द्वारा। तो ये सब, और गुजरात ऐसा वैसा नहीं, सिर्फ इसी बार नहीं, ये सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम के लिए, और ये तो दूसरा फेज ही आ रहा है ना इस इंडेक्स का, राइट। तो अगेन गुजरात इज एट द टॉप, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज लेड पॉइजनिंग के रिलेटेड। देखो क्यों? क्योंकि ज़ैम्बिया एक अफ्रीकन नेशन है, ठीक है। तो वहाँ पे एक हाई लेवल ऑफ लेड जो है पाया गया था एंड द थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रंस के ब्लड में। GS3 से रिलेटेड आप इसको इश्यूज को इंक्लूड कर सकते हो, हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट्स है। नाउ लेड है क्या? लेड जो एक पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन है, जो क्या अगर चिल्ड्रन ने कंज्यूम कर लिया ना, और अगर लेड उनके ब्रेन तक पहुंच गया तो बहुत ही हार्म पहुंचा सकता है, और वो ऐसा हार्म रहेगा जिसको आप रिकवर नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये पर्टिकुलरली डिस्ट्रक्टिव होता है ऑफकोर्स बेबीज़ के लिए और चिल्ड्रंस जो क्या 5 साल से कम के एज में हो। क्यों? क्योंकि उनके ब्रेन को यह डैमेज कर लेता है। आप सोचिए, बच्चों का अगर ब्रेन डैमेज होगा तो उनका कॉग्निटिव इंप्रूवमेंट होगा नहीं, राइट। उनका फिजिकल इंप्रूवमेंट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा घट जाती है, न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट भी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इनफैक्ट चाइल्डहुड जो है लेड एक्सपोजर हैड ऑल्सो बिन लिंक्ड टू मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स एंड एन इंक्रीज इन क्राइम एंड वायलेंस भी हो रहा है उन रीजन्स में, देखने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स ये डेटास के हिसाब से बेसिकली बोला जाए तो बेसिक चीज़ तो हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट इज H2O ओ क्या बोलूँ ये H2O है ना, यही है। देखो H2O, ये बेसिकली, अब देखो ये मैच्योर्ड तो नहीं है, बच्चों के लिए ही बनाया गया। जी हाँ, एब्सोल्युटली। एक्चुअली ये यूनिक एक प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया गया है यूनेस्को एंड ऑफ कोर्स इंडिया में नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा, इन दोनों जो है रिलेट करके इनको लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये बेसिकली यूनिक एक प्रोग्राम है, बच्चों के लिए बनाया गया है H2O, है ना, फॉर इंडियन स्कूल स्टूडेंट जो क्या क्लास 1 से क्लास 8 तक के बीच में पढ़ते हैं ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है दैट बच्चों के दिमाग में ये अवेयरनेस फिट करना है दैट देखो भाई, वाटर की जो अवेलेबिलिटी है बहुत कम है, राइट। तो आप जब जैसे जैसे बड़े होंगे ना, तो यू शुड मेक श्योर दैट आप उनका इस्तेमाल सस्टेनेबल तरीके से करें। आप उसका इस्तेमाल ऐसे करें जिससे फ्यूचर में आप आने वाले जनरेशन के लिए भी उसको कंजर्व कर सके, उसका एक्सप्लॉयट कम से कम करें, ठीक है। इट सीक्स टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू शेयर देयर ओन एक्सपीरियंस एंड proposals for the protection of environment. Now ये जो है डिवाइड किया गया into 3 phases. The project जो है it aims to spur creativity and वही सब चीज़ है भाई, क्रिएटिविटी, दिमाग, बच्चों के दिमाग में बोलना दैट आप कुछ एक स्टोरी सोचिए, उस स्टोरी के ऊपर एक नुक्कड़ नाटक इन द सेंस दैट स्कूल में एक नाटक कीजिए, या फिर आप वाटर कंजर्वेशन के रिलेटेड कोई भी जो मन आपका कर रहा है उसका एक पेंटिंग प्रोवाइड कीजिए। तो इससे क्या होगा ना दैट बच्चों के दिमाग में अगर आप ये फिट करते रहोगे तो ये जब बच्चा बड़ा होगा ना, तब वो सोचेगा अरे यार हम लोग तो बच्चे में हमें ये सब पढ़ाया गया था, ठीक है। तो हमें भी जब बड़े होंगे तो हमें भी मेक श्योर करना पड़ेगा दैट
पानी को कंजर्व करे, ठीक है। तो ये सब काइंड ऑफ एक क्या बोल सकते हैं, एक स्ट्रैटेजी है, राइट। एनीवेज, नेक्स्ट इज बैटल ऑफ रेजांगला एंड द अहीर रेजिमेंट डिमांड। देखो, अहीर कम्युनिटीज़ है ना, वो डिमांड कर रही है दैट इंडियन आर्मी में जो है, जैसे आप पंजाब रेजिमेंट है ना इस टाइप के किए हुए हैं, तो वैसे ही अहीर रेजिमेंट भी आप ले आइए ना। एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से GS1 इंडियन हिस्ट्री में आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, और ये सोर्स है इंडियन एक्सप्रेस का, ठीक है ना। आपको समझना पड़ेगा दैट अहीर रीजन कौन सा है। अहीर मतलब हरियाणा का अहीरवाल, इसको इन टोटल बड़ा वाला है ना, ये वाला हुआ अहीर रीजन, ठीक है। देख रहे हो, समझ रहे हो, देखो यहाँ पर दिल्ली हुआ है ना, और ये वाला रीजन जो है अहीर रीजन है, ठीक है। अब अहीर रीजन के लोगों का क्या, अहीर कम्युनिटी है, और अहीर कम्युनिटी नेशनल नाइट में तब आए थे जब इनके स्टोरी को पुट फोर्थ किया गया था, फ्रंट में रखा गया था, दैट अहीर ट्रूप्स ने जो है ना बैटल ऑफ रिजांगला 1962 इंडिया चाइना वॉर हुआ था ना, उसमें एक छोटा सा बैटल हुआ था, बैटल ऑफ रिजांगला, ठीक है। वहाँ पे जो शोल्डर्स है अहीर कम्युनिटी के, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ब्रेवरी से लड़ा था, हद से ज़्यादा ब्रेवरी से लड़ा था, और भले ही वो नंबर्स में कम थे बट उन्होंने चाइनीज़ सेना की छक्के छुड़ा दिए थे। इनफैक्ट कहाँ पर ये लड़ाई हुई थी, ये देखो लद्दाख रीजन का जो ये रेजांगला रीजन है ना, देखो इसीलिए तो ये टॉपिक है ना, बैटल ऑफ रेजांगला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजांगला रीजन है, और ये अहीर कम्युनिटी के लोग जो है उन्होंने लड़ा था along द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रीजन इन लद्दाख, और इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द विलेज ऑफ चुसुल एंड स्पांगुर लेक। यहाँ पे ये रीजन में चुसुल और स्पांगुर लेक है, ठीक है, और यहाँ पे हीरोइक बैटल लड़ा गया था इन द ईयर 1962। याद रहेगा अहीर कम्युनिटी। चलो, नेक्स्ट इज यूजीसीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेड एडमिशंस। देखो, यूजीसी ने अनाउंस किया है दैट एडमिशंस जो होगा अंडर ग्रेजुएट कोर्स में इन ऑल द सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटीज, वो होगा बाया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ध्यान दीजिएगा, ऑल द सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो जितने 45 सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटीज़ है ना, वहाँ पे अभी से जो एडमिशन होगा स्टूडेंट का, वो 12th क्लास के बोर्ड के मार्क्स के बेसिस से नहीं होगा, बल्कि इस टेस्ट के थ्रू होगा, और इस टेस्ट को कहा जा रहा है CUET, दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, राइट। GS2 से इश्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन से आप इसको रिलेट कर सकते हो ना। ये कंप्यूटराइज टेस्ट होने वाला है, जो कि कंडक्ट किया जाएगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, समझ रहे हो बात ना। फॉलोइंग द एग्जाम NTA विल प्रिपेयर मेरिट लिस्ट, एंड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही मेरिट लिस्ट निकालेगी, जिसके आधार पर इन सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटीज में जो है स्टूडेंट्स को एडमिशन किया जाएगा, राइट ना। ये टेस्ट जो है बिल्कुल कंपलसरी होगा हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, और फ्यूचर में अगर हो सके तो हाँ, इफ दिस मे बी अडॉप्टेड बाय स्टेट या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, बट फॉर द टाइमिंग अभी जो बोला जा रहा है ये स्टेट सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटीज के लिए, ठीक है। अब देखो, अगर प्राइवेट स्टेट यूनिवर्सिटीज भी अगर इससे ले लेगी ना, तो उन लोगों को भी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल मिल जाएगा दैट कैसे उनके मतलब डिफरेंट स्टूडेंट्स को एडमिट करें उनके कॉलेज में, ठीक है। द इंट्रेंस एग्जाम विल बी ऑफर्ड इन 13 लैंग्वेजेस, 13 लैंग्वेजेस में उसको ऑफर किए जाएंगे। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है उसको एग्जाम्प्ट किया जाएगा, और देयर एडमिशंस विल बी कैरिड आउट थ्रू द एग्जिस्टिंग मेथोलॉजी। अभी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हमारे देश में भर्ती लेते हैं ना, जैसे चाइना से, बहुत सारे अफ्रीकन नेशन से भी आते हैं, तो उनको तो जो एग्जिस्टिंग मेथोलॉजी है उसी से भर्ती किया जाएगा, बट फॉर द टाइम बिंग जो है बाकी लोगों के लिए अलग प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं कुछ MCQs में। जैसे सबसे पहला है H2O मिशन, अ वाटर कंजर्वेटिव मिशन ऑफन सीन इन न्यूज़ इज अ प्रोग्राम क्राफ्टेड फॉर इंडियन एडल्ट स्टूडेंट्स, a program crafted for Indian school students, a program crafted for official employees, या फिर all of the above? बताओ। ऑफ कोर्स हम लोगों ने वही तो पढ़ा ना, H2O ये बच्चा वाला है ना, तो स्टूडेंट्स क्लास 1 to 8 वाला के लिए है ना, एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम था जिससे उनको सिखाया जाता था दैट वाटर कंजर्वेशन को कैसे हम लोग फ्यूचर में कर सके, राइट। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग के रिलेटेड 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। लेड इज अ पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन दैट कॉजेज इररिपरेबल हार्म टू चिल्ड्रंस ब्रेन, एब्सोल्युटली सही है। दूसरा है द ऑब्जर्व्ड इम्पैक्ट्स आर लाइफ लाइंग न्यूरोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड फिजिकल इंपेयरमेंट, एब्सोल्युटली सही, दोनों सही है, राइट। तो करेक्ट आपको स्टेटमेंट पूछा हुआ है, तो इसलिए C बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं एक मेंस के क्वेश्चन में दोस्तों, ये कॉलेजियम सिस्टम के रिलेटेड है, इसके रिलेटेड एक आर्टिकल मैंने देखा था, तो इसलिए आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस क्वेश्चन। एनीवेज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आशा करता हूँ दैट इसको पॉज करके सबसे पहले क्वेश्चन आप खुद से पढ़िएगा और खुद के नोट्स कॉपी में पहले बनाइएगा, राइट। उसके बाद देख लीजिए ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन से आप मैचअप करके देख लीजिए दैट हाँ आप कहाँ तक मैच कर पा रहे हो, राइट।
Otherwise, agar if you feel like that your answer is better, right, do write it in the comment section below. We will check it for you for sure. I promise you that, right? Anyways, the efficiency of collegium system has been challenged time to time in terms of its independence, transparency of judicial appointments, critically examined. देखो मतलब बोला जाएगा कोलिजियम सिस्टम जो एग्जिस्ट करता है ना अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के रिलेटेड, उसको बहुत ज़्यादा चैलेंज किया गया टाइम टू टाइम. ठीक है, क्यों चैलेंज किया गया? सबसे पहले तो कोलिजियम सिस्टम होता क्या है स्टार्टिंग में लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, ठीक है, क्या होता है व्हाट. उसके बाद दूसरा मैं प्रोविजन लिखूंगा, कोलिजियम सिस्टम का प्रोविजन क्या है ना, उसके प्रोविजंस लिखने पड़ेंगे, तभी ना आपको पता चलेगा दैट हाँ क्यों उसको चैलेंज किया जा रहा है. ठीक है, तो आप वेरियस जजेस केसेस जो है उनके जज, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केसेस में क्या क्या बोला गया है वो सब पुट फोर्थ कर सकते हो. आप बोल सकते हो दैट इसके फायदा क्या है कोलिजियम सिस्टम के, इसके चैलेंजेस क्या है, वो सब करके फाइनली एक कंक्लूजन लिख देना. दैट विल बी योर आंसर. ये बस एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है. नाउ हमें भीतर में लिखना क्या है, राइट? जैसे इंट्रोडक्शन में हम लोग लिख सकते हैं दैट कोलिजियम सिस्टम इज वन वेयर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो रिकमेंड करती है अपॉइंटमेंट ऑफ, एंड सिर्फ अपॉइंटमेंट ही नहीं, ट्रांसफर ऑफ जजेस भी, राइट, ऑफ द हायर जुडिशियरी. इनफैक्ट पोस्ट इमरजेंसी और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद अगर देख लीजिएगा तब लेकिन एग्जीक्यूटिव ने चेंजेस कर दिए थे कुछ कानून में, एंड उनके पास पावर ज़्यादा आ गया था. और इससे क्या हुआ दैट जब एग्जीक्यूटिव का नाक गल रहा है, इसका मतलब क्या, उनका पावर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के रिलेटेड कुछ ज़्यादा बढ़ गया था. बट बाद में क्या हुआ, बाद में वेरियस जज केसेस आए, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस. फर्स्ट जज केस जो है वो एग्जीक्यूटिव के फेवर में उन्होंने वर्डिक्ट दिया, जहां पर ये बोला गया दैट अपॉइंटमेंट जो है इट इज सोलली एंड एक्सक्लूसिवली विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेकंड जजेस केस में बोला गया इट रेफर्स टू द कंसल्टेटिव प्रोसेस, जहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है inside the government does not enjoy primacy in matter of appointment of Supreme Court judges. ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं कंसल्टेटिव प्रोसेस था वो चीज, है ना, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का प्राइमेसी या सच नहीं था. बट 1999 में जो थर्ड जज केस है ना, उसमें क्लियरली बोल दिया गया दैट देखो भाई कोलिजियम सिस्टम ही डोमिनेंट होगा, जहां पर चीफ जस्टिस जो है उनका कंसल्ट करना पड़ेगा 4 सीनियर मोस्ट जजेस से, राइट, सुप्रीम कोर्ट का. मतलब यहां पर जो है एग्जीक्यूटिव को टाटा बाय बाय गुड नाइट बोल दिया गया, ठीक है. और थर्ड जज केस जो है अभी तक ये इसका जो इंपैक्ट है चला हुआ आ रहा है. क्लियर है यहां पर? नाउ सवाल होता है ठीक है हम लोग बात कर रहे हैं कोलिजियम सिस्टम का जो क्या थर्ड जज केस से लिया गया था, बट इसके पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हुआ भाई? देखो, इट अवॉइडेड द लेजिस्लेटिव इंटरफेरेंस फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वेल एज प्रोवाइडिंग अ वीटो टू द चीफ जस्टिस इन अपॉइंटमेंट. ठीक है, एक तो लेजिस्लेटिव इंटरफेरेंस को इन्होंने अवॉइड किया, साथ ही साथ इन्होंने वीटो प्रोवाइड किया इन द चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट. ठीक है, साथ ही साथ इट वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट द पावर टू मेक अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस बिटवीन द हाई कोर्ट्स एज वेल. बट उसके साथ उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी थे, दैट इज एक तो ट्रांसपेरेंसी का बिल्कुल ही कमी थी, राइट, क्योंकि कंप्लीट सीक्रेसी इज मेंटेन्ड हियर, राइट. इनिशियली इट डिड नॉट रिवील द मेथोडोलॉजी ऑन द रीजंस फॉर ट्रांसफर एज वेल. नेक्स्ट इज नेपोटिज्म. नेपोटिज्म में हम बोल सकते हैं दैट फेवरेटिज्म एंड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ मेंबर्स जो है फ्रॉम द जुडिशियल फ्रैटर्निटी वो रेज किया गया था, एंड दिस आल्सो इंपैक्टेड द क्वालिटी ऑफ जजमेंट स्पेशली इन हाई कोर्ट्स. ठीक है, ऑफ कोर्स नेपोटिज्म में तो यही सब चीज़ें होता है ना, और ज़्यादातर अगेन सेंट्रल लेवल में सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं, बट हाई कोर्ट में ये सब बहुत ज़्यादा एविडेंसेस है, राइट. नेक्स्ट इज पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशियरी. जी हाँ, क्योंकि अब क्या है ना दैट बहुत समय ऐसा एलिगेशंस लगते हैं दैट अरे भाई क्योंकि मतलब जो जुडिशियल में अपॉइंटमेंट हुआ है उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है अनटिल अनलेस आप पीछे से कहीं ना कहीं कुछ करप्शन नहीं किए होंगे. ठीक है, तो इस टाइप से कभी ना कभी देखो एलिगेशंस तो लगना ही है, एलिगेशंस तो लगते रहता है. नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ परमानेंट कमीशन. लॉ कमीशन भी जो है ना 121 का जो अपना रिपोर्ट है लॉ कमीशन का रिपोर्ट, उसमें क्लियरली बोल दिया गया था एक परमानेंट कमीशन को सेटअप करना बहुत ज़रूरी है. दैट इज उन्होंने बात की दी गई थी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, NJAC. मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इसका मतलब आप भी नहीं, आप भी शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना, आपको पूरा फॉर्म में लिखना पड़ेगा. ठीक है, बट इसको 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है लाया गया था, बट उसको फर्दर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था. इसलिए हम बोल सकते हैं दैट इंडिया नीड्स टू रिस्टोर द क्रेडिबिलिटी ऑफ हायर जुडिशरी बाय मेकिंग द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग जजेस ट्रांसपेरेंट एंड डेमोक्रेटिक. क्योंकि अभी भी ये ट्रांसपेरेंट नहीं है. डेमोक्रेटिक होना, चलो वो सब तो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ है ना,
तो देखो ना, जजेस लोग खुद ही नहीं कर पा रहे तो हम लोग क्या सजेशन देंगे, बट स्टिल हम लोग ये सजेशन दे सकते हैं दैट हाँ, ये जब जो अपॉइंटमेंट होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिससे जो एलिगेशंस लग रही है पॉलिटिसाइजेशन का, नेपोटिज्म का, ये सब जिससे ना लगे, ठीक है। और ऑफ कोर्स डेमोक्रेटिक भी अनडाउटेडली होना ही चाहिए, जिससे सिलेक्शंस जो है आई मीन उनका इलेक्शन प्रॉपर हो सके, राइट। So this was all about the discussion that we had for this very session. We'll meeting next class. Till then, bye bye, take care, and thank you for listening to the whole video.